नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अरुण मेहरा के द्वारा। सबसे पहले मुझे आप बॉटम अप ग्रोथ मॉडल का मतलब बताइए। इंक्लूसिव ग्रोथ जब हमने डिस्कस किया था तो उस समय इस टर्म को थोड़ा सा डिस्कस किया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉटम अप ग्रोथ मॉडल? देखो, मान लीजिए ये इनकम का पिरामिड है। सबसे ऊपर वो लोग हैं जिनके पास वेल्थ सबसे ज़्यादा है और सबसे नीचे वो लोग हैं जो पुअरेस्ट हैं। तो सबसे नीचे जो लोग मौजूद हैं वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें, प्लानिंग में पार्टिसिपेट करें, पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेट करें, फॉर एग्जांपल सोशल ऑडिटिंग। इसके अलावा जो गवर्नेंस हो वो सिटीजन सेंट्रिक हो, सिटीजन के वेलफेयर के लिए हो, सिटीजन्स की लाइफ को अपलिफ्ट करने वाली हो। तो ये सब चीज़ें शामिल होती हैं बॉटम अप ग्रोथ मॉडल में। यानी नीचे के जो लोग हैं वो अहम भूमिका निभा रहे हैं ग्रोथ में। जैसे देखो, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। हमारे देश का संविधान मौका देता है विभिन्न स्टेट्स को कि वो अपने हिसाब से पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। तो काफ़ी सारे मॉडल्स हमारे देश में फेमस हैं, जैसे गुजरात मॉडल, केरला मॉडल और अब दिल्ली मॉडल। हमारी डिबेट का फोकस इस बात पर नहीं है कि कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा खराब है। सभी मॉडल्स के अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हमारी डिस्कशन का फोकस इस बात पर है कि लोगों को अगर प्लानिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, गवर्नेंस में इन्वॉल्व किया जाता है, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। जैसे केरला मॉडल का एग्जाम्पल दिया जाता है। केरला मॉडल में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो देखो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हैं। आप नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को कंपेयर करो अगर केरला से, तो एक बात ये सामने आएगी, पंचायती राज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं केरला में, सरपंच इत्यादि, उनकी बातों को सुना जाता है और वो गवर्नेंस में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के अपेक्षाकृत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। उनके पास डिसीजन टेकिंग पावर ज़्यादा होती है और सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनकी सुनते भी हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में सरपंच और दूसरे पंचायती रिप्रेजेंटेटिव्स की इतनी ज़्यादा नहीं सुनी जाती है, उनके पास इतनी पावर नहीं होती है और वो गवर्नेंस में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से केरला काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में, फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब दूसरा एग्जांपल है दिल्ली का। दिल्ली में सरकार ने काफ़ी सारे अच्छे काम किए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ इस्टेब्लिश की गई और पेरेंट्स को उन कमेटीज़ में इन्वॉल्व किया ताकि स्कूल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पेरेंट्स के प्रति। टीचर्स ट्रेनिंग का जो बजट है वो 5 गुना बढ़ा दिया गया। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन काफ़ी एस्पेक्ट्स में प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को डबल कर दिया गया है। मोहल्ला क्लिनिक ये भी काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं लोगों को सस्ता इलाज मुहैया करवाने में। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं, जैसे दिल्ली सरकार के द्वारा वाटर पर सब्सिडी दी जाती है, बिजली पर सब्सिडी दी जाती है, ताकि गरीब से गरीब लोग भी अफोर्ड कर सकें बिजली और पानी। ऐसा करके दिल्ली सरकार ने क्या किया है, एवरेज तौर पर हर एक फैमिली के 4,000 रुपये ज़्यादा बचते हैं इन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पर दी जाने वाली सब्सिडी के कारण। तो आप हिसाब लगा सकते हो एक साल में कितनी ज़्यादा बचत होगी एक एवरेज फैमिली की। तो इसका फ़ायदा देखो ये होगा, अब दिल्ली की जनता के पास ज़्यादा पैसे होंगे खर्च करने के लिए, क्योंकि उनके पैसे काफ़ी बच गए हैं वाटर और बिजली के बिल से। तो अब वो उतने पैसे का इस्तेमाल करेंगे कुछ ना कुछ चीज़ खरीदने के लिए, मतलब मार्केट में जाके वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। इस प्रकार से डिमांड जो है वो बूस्ट होगी। और जो सिंपल कंसेप्ट है उसे आप याद कीजिए, डिमांड अगर मार्केट में ज़्यादा होगी तो नए बिजनेस इस्टेब्लिश होंगे या फिर पुराने बिजनेस एक्सपेंड होंगे। उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, नए लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये जो मॉडल है वो भी सही है
कि आप सिटीजन्स पर फोकस करते हो, आप सिटीजन्स की इनकम बढ़ाने पे फोकस करते हो और इस प्रकार से आप देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने की कोशिश करते हो। देखो, आज के समय में सिर्फ आप इंडिया के बारे में नहीं कह सकते, आप विभिन्न देशों के बारे में कह सकते हो। उनका प्रयास ये होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए बाहर से हमारे देश में। बजाय इसके हमारा जो फोकस होना चाहिए वो सिटीजन्स की इनकम इंक्रीज करने पे होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश में सिटीजन्स की इनकम ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट तो अपने आप आएगी। उनको पता है इंडिया में सिटीजन्स की इनकम अच्छी खासी है, मार्केट भी बड़ी है, तो हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको फायदा होगा। फिर हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी जितने आज के समय में पड़ रही है। तो हमारा फोकस बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट पर ना होकर सिटीजन्स की वेलफेयर पे होना चाहिए। हमारा फोकस सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पे होना चाहिए। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, देखो आज हमारे देश में काफ़ी मायनों में सिचुएशन बहुत ख़राब है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, हमारे पड़ोसी देश हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर वाटर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। कुछ डेटा भी दिया जाता है, जैसे वोकेशनल एजुकेशन के साथ अनएम्प्लॉयड यूथ की संख्या जो है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है और यूथ अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार को जो बातें हमने डिस्कस की कि सिटीजन्स की इनकम को इंक्रीज करना, उनकी वेलफेयर पर ध्यान देना, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इंश्योर करना, इन चीज़ों पे फोकस करना ही होगा। हमें एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है जहां पर विभिन्न जो एंटरप्राइजेज हैं वो आपस में कंपटीशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, सिटीजन्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए। तब जाके हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे देश में। अगर देखो इंडस्ट्रियल सिस्टम हमारे देश में स्ट्रॉन्ग होगा तो जो नेगोशिएशंस होती हैं, जैसे आरसीईपी से संबंधित नेगोशिएशन है या फिर किसी दूसरे एग्रीमेंट से संबंधित नेगोशिएशन है, हम बेहतर ढंग से हम अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं अगर हमारे देश में इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, हाल ही में सरकार ने जो डिसीजन लिया कि हम आरसीईपी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हम इस एग्रीमेंट में साइन होते हैं तो चाइना से हमारा जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इससे फार्मर्स को और कई सारे दूसरे सेक्शंस को नुकसान पहुंचेगा, उनकी जॉब चली जाएगी। इंडिया का ये जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय से वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को बोलती आई हैं कि फ्री ट्रेड को अगर प्रमोट किया जाता है तो इंडिया की प्रॉब्लम इससे दूर हो सकती है। जबकि देखो आवश्यकता पड़ने पर वेस्टर्न कंट्रीज खुद ही इस मॉडल को अब इग्नोर कर चुकी हैं। यूएसए का आप एग्जांपल ले लीजिए, किस प्रकार से यूएसए फ्री ट्रेड के अगेंस्ट जाके प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहा है, जबकि इंडिया पे इस पॉलिसी को थोपा जा रहा था। इंडिया को बोला जा रहा था कि आप लॉन्ग टर्म में अपना फायदा देखिए अगर आप फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं। अच्छी बात यह है इंडिया ने इस प्रकार के सारे प्रेशर को अवॉइड करके, इग्नोर करके अपने किसानों के बारे में सोचा, वेरियस सेक्शंस की वेलफेयर के बारे में सोचा और आरसीईपी में शामिल ना होने का निर्णय लिया। देखो कंक्लूजन में हमेशा आप एक चीज़ यूज कर सकते हो, महात्मा गांधी के तालिस्मैन की। महात्मा गांधी का तालिस्मैन कहता है कि जब भी देखो आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो कि क्या डिसीजन लेना है, तो आप गरीब से गरीब पर्सन को याद कीजिए जिसको आपने देखा है, जिसके साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस है, और आप ये सोचिए मेरे ये डिसीजन लेने से उस पुअरेस्ट ऑफ पुअर पर्सन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी वेलफेयर इंश्योर होगी या फिर नहीं होगी। अगर आप ये मेथडोलॉजी अपनाते हो आसानी से आप डिसीजन ले सकते हो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।